नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं सेहत की, सच की और जमीन से जुड़े अनुभवों की। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो सिर्फ इलाज ही नहीं करते, बल्कि बच्चों की मुस्कान और माता पिता की चिंता दोनों को बखूबी समझते हैं। सहरसा जिले में अपना हॉस्पिटल चलाने वाले बच्चों के जाने माने डॉक्टर नीतीश कुमार आज हमारे साथ हैं। आज के खास कार्यक्रम में आज हम जानेंगे बच्चों की सेहत से जुड़े जरूरी मुद्दे, आज के समय में माता पिता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक डॉक्टर के तौर पर इनका अनुभव और सोच। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त मथुरेश और आप देख रहे हैं खास एपिसोड स्वास्थ्य की बात सहरसा नाव के साथ। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नीतीश कुमार, जो सहरसा में हैं और यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बच्चों से रिलेटेड बातचीत करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ताकि जो बच्चों से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके प्रति जो भी उपचार हैं उन विषय में आज बातचीत करेंगे। आप पहले अपना परिचय बता दीजिए, ताकि जो हमारे दर्शक समझ पाएं जो आपने क्या पढ़ाई की है और किस तरह से आप क्या क्या इलाज कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार है। मैं बच्चे का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। मेरा क्लिनिक यहीं सहरसा में ही राइस मिल रोड में है, बेबी ब्लूम क्लिनिक। मेरा MBBS भागलपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ था। उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक्स से PG की पढ़ाई NMCH पटना से की। उसके बाद मैं सीनियर रेजिडेंटशिप के लिए एम्स न्यू दिल्ली से 3 साल की वहाँ पर ट्रेनिंग ली। अभी फ़िलहाल मैं श्री नारायण मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हूँ और अपना प्राइवेट क्लिनिक यहीं राइस मिल रोड में है मेरा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे बातचीत की अगर शुरुआत करते हैं तो बच्चों की बात करें तो बच्चे को बहुत केयर की ज़रूरत होती है। हाँ। छोटे बच्चे आपके पास आते हैं तो किस तरह के ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं जो बीमार होते हैं? कितने उम्र तक के बच्चे आपके यहाँ आते हैं? हम लोग को पीडियाट्रिक्स के लिए ट्रेनिंग जो है 18 साल तक का ट्रेनिंग रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 12 साल तक के बच्चे तो हमारे पास आते हैं, लेकिन 18 साल तक के बच्चे हम लोग के पास आ सकते हैं। नवजात से लेकर के 18 साल तक के बच्चे का हम लोग देखते हैं। उससे ज़्यादा रहता है तो फिर मेडिसिन के लिए, और 18 साल के अंदर तक में भी अगर कोई और स्पेशलिटी का कुछ जैसा ज़रूरत रहता है तो हम लोग फिर उसको अलग स्पेशलिटी के लिए भी बोलते हैं। जैसे किसी को बच्चे में अगर सर्जरी का ज़रूरत है तो बच्चे के सर्जन अलग होते हैं उनके पास, किसी को ENT का ज़रूरत होता है तो ENT के लिए, इसी तरह से। ठीक है। आजकल बच्चों में अगर देखा जाए तो सबसे आम बीमारियाँ कौन कौन सी देखी जाती है? बच्चे में सबसे ज़्यादा एक तो बच्चे का उम्र के हिसाब से कि किस एज ग्रुप में बच्चा है। जैसे अगर नवजात बच्चा अगर आए तो नवजात बच्चा जनरली सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है कि समय से पहले हो गया है, वजन कम है, ये ज़्यादा रहता है, प्रीमेच्योरिटी हुआ। और बहुत सारे बच्चे में इन्फेक्शन होने का, नवजात बच्चे में इन्फेक्शन होने का रहता है जिसको सेप्सिस बोलते हैं, उसके साथ आता है। फिर बहुत सारा बच्चा होता है कि जो कि जन्म के समय तुरंत नहीं रोया है। हर एक बच्चा को जन्म के समय 1 मिनट के अंदर रोना चाहिए। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लेट से रोता है तो उसके ब्रेन पर असर होने का रिस्क रहता है। वैसे बच्चों को चमकी आता है। तो नवजात की उम्र में ज़्यादातर बच्चा जो आता है, खासकर जो जन्म के समय तुरंत नहीं रोया हो, उसके बाद उसको चमकी आ रहा है, या गंदा पानी जिसको कि बच्चा बोलते हैं कि मेडिकल टर्म में मिकोनियम, जब बच्चा पेट में ही लैट्रिन कर देता है, स्टूल कर देता है, तो मिकोनियम बच्चे के सांस से होते हुए फेफड़े में चले जाता है। उसके चलते बच्चे को निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत होती है। उस तरह के बच्चे आते हैं। तीसरा रहता है जो कि समय से पहले बच्चा है या जिसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। अब इन्फेक्शन कहीं का भी हो सकता है। पेट का इन्फेक्शन होता है तो बच्चे को लैट्रिन में ब्लड आता है, काला काला उल्टी होता है। और अगर छाती का इन्फेक्शन है तो निमोनिया के साथ आएगा। ब्रेन का इन्फेक्शन है तो बच्चे को चमकी बुखार, मेनिंजाइटिस के साथ आएगा। तो नवजात बच्चा जनरली इसी तरह से आता है। और आजकल ये ठंडा के टाइम में बहुत सारा बच्चा हाइपोथर्मिया के साथ आता है, वो एकदम ठंडा हो जाता है। क्योंकि यहाँ हम लोग का जो है ट्रेडिशन रहता है कि 6 दिन तक बच्चा का जब तक छठी नहीं होगा उसको कपड़ा नहीं पहनाएंगे। उस चक्कर में बच्चे को बहुत नुकसान होता है। बच्चा का शरीर से बहुत सारा गर्मी निकल जाता है। खासकर बच्चा के सर जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, उससे बहुत सारा गर्मी बच्चा के निकल जाता है। तो सर को ढकना बहुत ज़रूरी होता है, कपड़ा पहनाना बच्चा को बहुत ज़रूरी होता है।
लेकिन यहाँ ट्रेडिशन रहता है कि बहुत लोग मानते हैं कि छठी तक कपड़ा नहीं पहनाएंगे बच्चे हाँ, को। ये सवाल बहुत अच्छा है। अगर नवजात अभी कोई बच्चा पैदा लिया है और छठी के बाद हमारे यहाँ जो है, यहाँ का जो ज़्यादातर कल्चर में लोग जो है छठी के बाद कपड़े पहनाते हैं बच्चे को, नया कपड़ा, तब तक पुराने कपड़े से ढक के रखते हैं। तो उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? नहीं, ये सब तो खास करके अभी जितना ठंडा है इस टाइम में तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को सिर्फ कंबल में लपेटने से नहीं होगा, उसको लेयर का ज़रूरत होता है। सिर्फ कंबल एक लेयर हुआ, उसमें हवा ट्रैप नहीं हो पाता है। बच्चा को ठंडा से बचाना है तो उसको कुछ कुछ लेयर का कपड़ा चाहिए जिसके बीच में हवा फंसे और उसको हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। सिर्फ कंबल लपेट लेने से नहीं होगा, इसलिए बच्चा का भलाई तो उसी में है कि जन्म के समय से ही उसको कपड़ा पहनाया जाए। सबसे अंदर में कॉटन का लेयर रहना चाहिए, उसके बाद कुछ और लेयर, फिर ऊन वाला। डायरेक्ट ऊन के भी संपर्क में नहीं रहना चाहिए बच्चा के स्किन, क्योंकि बच्चा का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत बच्चे को ऊन से एलर्जी हो जाता है, रैश हो जाता है। तो एक कॉटन का लेयर, फिर उसके बाद एक और लेयर, तब ऊन का लेयर, तो इतना तो रहना ही चाहिए। और इस छठी के चक्कर में बहुत बार ये सब फॉलो नहीं होता है और बच्चा जो है और 6 दिन पहले पहुंचने से पहले ही बीमार हो जाता है। तो इस चीज़ को जनरली अवॉइड करना चाहिए, ये प्रैक्टिस सही नहीं है। मेडिकल में तो हम लोग इसका रिकमेंड नहीं करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। और तो सर को ढकने की जो बात बताए, वो ज़्यादातर लोग जो है मतलब इस पे केयर नहीं कर पाते हैं। छठी से पहले अगर टोपी नहीं पहना रहे हैं, ढंग से केयर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ नुकसान हो सकता है। हाँ, बहुत नुकसान है। सर का साइज बच्चा का बॉडी का परसेंटेज का बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे हीट लॉस होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। इसलिए सर को ढकना तो ज़रूरी है। और जो कमज़ोर बच्चा है, 2.5 किलो से कम बच्चा, छोटा बच्चा है, 1.5 किलो से भी कम है, उसको तो टोपी, मोजा, दस्ताना सब चीज़ पहनाना चाहिए। उसको तो और ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस बच्चे में उतना चर्बी ही नहीं रहता है जो कि उसको फैट ही नहीं रहता है जो कि उसको हीट को लॉस होने से बचाए। तो जितना कमज़ोर बच्चा है उसको और ज़्यादा केयर का ज़रूरत रहेगा इसमें। तो नवजात बच्चे में यही सब बीमारी ज़्यादा होता है। फिर जब उस उम्र से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है सर्दी, खांसी और कितना बार डायरिया, ये ज़्यादा कॉमनली आता है। फिर उसके बाद किसी को कान बह रहा है, ईयर इन्फेक्शन, और फिर डायरिया में भी जो सीवियर डायरिया होता है, ज़्यादा सीरियस होता है, उसमें आँख वाँख धंस जाता है, बच्चा पेशाब करना बंद कर देता है, वो सीरियस डायरिया हुआ। अगर वैसा कंडीशन रहता है तब उसको भर्ती करके भी इलाज करने की ज़रूरत पड़ सकता है। फिर ज़्यादा कॉमन तो सर्दी खांसी होता है, उसके बाद डायरिया रहता है, फिर उसके बाद चमकी बुखार अगले बड़े बच्चे में भी हो सकता है। तो बड़े बच्चे में भी चमकी बुखार जो है कभी कभी मेनिंजाइटिस के चलते होता है, जिसमें कि दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, इंसेफ्लाइटिस के चलते होता है। कभी कभी गर्मी के मौसम में लू लगने से भी वैसा हो सकता है। और जो है बहुत सारा बच्चा स्किन इन्फेक्शन के भी साथ आता है। तो कॉमनली यही सब बीमारी रहता है, और रेयर तो ठीक है। और भी। ठीक है। अगर मौसम, जैसे इस समय अगर बात करें तो मौसम बदलते रहता है हमारे यहाँ, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, इस तरह के तमाम मौसम हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से केयर करना चाहिए? हर एक मौसम में हर तरह की बीमारी ज़्यादा अलग अलग होता है। तो क्या खतरा रहता है? जैसे ठंडी के मौसम में अगर किसी को अगर कोई बच्चा एलर्जिक है, जिसको बार बार सर्दी खांसी होता है, या उसके परिवार में भी किसी को दम्मा का है, तो उसको ठंडी के टाइम में सांस का दिक्कत होने का रिस्क बढ़ जाता है, उसको अस्थमा का अटैक आने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ऐसे बच्चे को जो है एक तो सर्दी खांसी से बचा करके, सर्दी सबसे बचा करके रखना है, अच्छे से कपड़ा पहनाना है। ठंडी के मौसम में जो भी बीमार आदमी है उससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है। अगर उसकी माँ ही है, अगर उसी को सर्दी खांसी है, तो माँ तो अपना दूध तो पिलाते रहेगी, वो तो पिलाना जरूरी है, लेकिन माँ को ध्यान रखना है कि बच्चा के सामने डायरेक्ट नहीं छीके। थोड़ा मास्क अगर पहन सकते तो मास्क पहनना है, या साइड करके छींकना है, खांसना है। और बार बार हाथ धोते रहे, जिससे कि वो इन्फेक्शन कभी हाथ से टच हुआ, वो इन्फेक्शन फिर बच्चे में नहीं जाए। तो बार बार हाथ धोना है। तो ठंडी के मौसम में, ये तो नवजात की बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, और सब बड़े बच्चों की भी बात कर रहे हैं। इन्फेंट बच्चा जो कि 1 साल से नीचे है, जो कि माँ का दूध पीता है, वो सब के लिए करना रहेगा। फिर जो है गर्मी के मौसम में बहुत बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और बच्चे को कपड़ा ज़्यादा पहना दिया जाता है। उस चक्कर में जो है हीट ट्रैप हो जाता है अंदर में, और माँ को लगता है कि बच्चा को बुखार है, असली में उसको बुखार नहीं होता है। कितना बार बहुत ज़्यादा उसको ढकने के चलते ही वैसा हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में ये ध्यान रखना है कि बच्चा को सूती का कपड़ा पहनाना है, कम कपड़ा पहनाना है। गर्मी के टाइम में ज़्यादा ढकने का कोशिश नहीं करना है। खासकर अगर बच्चा बीमार है, उसको बुखार है, तो बुखार के टाइम में यहाँ देखा जाता है कि और उसको ढक दिया जाता है। तो बुखार के टाइम में ज़्यादा ढकना नहीं है। और
फिर मौसम के हिसाब से कभी कभी कुछ कुछ बीमारी एकाएक आ जाता है, जैसे कि इस बार बहुत ज़्यादा जॉन्डिस आया था बरसात के टाइम में। तो बरसात के टाइम में ध्यान रखना है कि उस टाइम ज़्यादा जंक फूड और ये बाहर का खाना सब नहीं खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए। कोई भी पानी जो है, अगर अच्छा सप्लाई है पानी का तो ठीक है, अगर सप्लाई अच्छा नहीं आ रहा है, गंदा आ रहा है, तो उसको पानी को उबाल करके पीना रहेगा, बार बार हाथ धोना रहेगा, जिससे कि बरसात के टाइम में जो है डायरिया से और जॉन्डिस से बचा जा सके। और जैसे किसी किसी बच्चा का कान बहता है, उसको बार बार कान बहते रहता है, तो वैसा बच्चा को कोशिश करना है कि वैसा बच्चा जनरली जिसका बार बार कान बहता है, कुछ ना कुछ कारण रहता है उसके कान बहने का, या तो इम्यूनिटी कम रहता है, या एलर्जी का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो या कान में कुछ ऐसा बनावटी चेंज ही हो जाता है कि जिसको ENT वाले स्पेशलिस्ट से मिल करके उसको ठीक करना रहेगा। तो वैसे में भी कोशिश करना है कि जो बच्चा का बार बार कान बहता है उसको बाहर से कान में कुछ नहीं डाला जाए, तेल वेल नहीं डाला जाए, कान को हमेशा उसका सूखा रखने का कोशिश किया जाए। अगर वो बच्चा नहाता है तो नहाते समय कान में रुई लगा करके नहाए, जिससे कि उसके कान में पानी नहीं जाए, बार बार इन्फेक्शन नहीं हो। तो इस तरह से ध्यान रखना है। एक जो हमारे यहाँ देखते हैं, जो यहाँ पर कई बार जो है लोग कान में जो है, बच्चों के कान में या बड़े भी खुद जो है उसमें तेल ले लेते हैं। तो क्या कान में तेल लेना, नहीं, कोई भी सरसों तेल हो या कोई भी तेल लेना, वो ठीक है? नहीं, कान में तेल नहीं देना है। वो सब तेल जो है वहाँ जा करके और मैल पैदा करता है, और वो जा करके कान को ब्लॉक कर सकता है, और उसके बाद उसका जो है कंडक्टिव डिफनेस, कान बंद होने का वो भी चीज़ हो सकता है उसमें। तो तेल नहीं डालना है। अगर वैसा कुछ भी लग रहा है तो वैक्स रिमूव का ड्रॉप रहता है, वो ड्रॉप दिया जा सकता है बच्चा को। वो ड्रॉप से जनरली वैक्स उसका सॉफ्ट हो जाता है और खुद निकल जाता है। और कभी भी अपने से कोशिश नहीं करना है कान को साफ़ करने का, वो सबसे ख़राब चीज़ है। अपने से कोशिश करने से कितना बार होता है कि कान का लेयर जो होता है वो रप्चर हो जाता है, वहाँ पर कुछ स्क्रैच पड़ जाता है, जिससे इन्फेक्शन जो है डायरेक्ट उसके ब्रेन तक भी पहुँच सकता है, बोन के थ्रू। तो कान हमेशा अपने से कभी साफ़ नहीं करना है। ड्रॉप दे करके अगर सोलेबल सॉफ्ट हो गया तो खुद निकल जाएगा, अगर हार्ड रहता है तो कितना बार ENT वाले से मिल करके उसका सिरिंजिंग करके उस तरह से ही करना चाहिए। अपने से कभी साफ़ नहीं करना चाहिए, और तेल तो नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं उनके माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए? ये हम दोनों की बात करें, नवजात के भी और उससे थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी। साल में जो है 8-9 बार सर्दी खांसी होना, बीमार होना नॉर्मल बात है, उसके लिए ज़्यादा घबराना नहीं है। लगातार बीमार नहीं होना चाहिए। अगर बीच बीच पर कुछ अंतराल पर हो रहा है तो साल में 8-9 बार तक बीमार होना नॉर्मल बात है, उसके लिए ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि हर बार जितना बार बच्चा बीमार पड़ता है उस बीमारी के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाता है और इम्यूनिटी होता है। तो इसी तरह बच्चा शुरुआत में बार बार बीमार पड़ता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना करके अपना शरीर को तैयार करता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ते जाता है, उसका इम्यूनिटी बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बीमार होने का उसका फ्रीक्वेंसी कम होते जाता है। तो अगर साल में सिर्फ 8-9 बार अगर सर्दी खांसी, मामूली सर्दी खांसी हो रहा है, निमोनिया नहीं, सर्दी खांसी हो रहा है, बच्चा दूध अच्छा से पी रहा है, पेशाब अच्छा से कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन अगर कोई जैसे कुपोषण का बच्चा है, जिसका उम्र के हिसाब से वज़न बहुत कम है, वज़न उतना नहीं बढ़ा हुआ है, या किसी को दिल में छेद है जिसके चलते बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई कोई बच्चा होता है जिसको जन्मजात इम्यूनिटी ही कम होता है और उसको जो है सीरियस इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। अगर सीरियस इन्फेक्शन, सिर्फ मामूली सर्दी खांसी नहीं, अगर सीरियस इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तब उसके लिए जो है परेशान होने का ज़रूरत है। तब उसके लिए एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए कि क्यों उसको बार बार हो रहा है। अगर किसी को एलर्जी के चलते है तो फिर एलर्जी के लिए उसको दवाई देना रहेगा, वो ठीक रहेगा, कंट्रोल रहेगा। और अगर किसी को दिल में अगर कुछ दिक्कत आया तो फिर उसका इलाज चलेगा, तो उस हिसाब से वो कंट्रोल रहेगा। तो सिर्फ मामूली सर्दी खांसी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर कोई बीमारी लंबा टाइम से चल रहा है और सीरियस लेवल का है, तब उसके लिए मिलना चाहिए, उसका प्रॉपर जांच होना चाहिए कि क्यों है, कहीं उसको एलर्जी का तो दिक्कत नहीं है, कहीं उसको दिल में तो छेद नहीं है, कहीं उसको टीबी तो नहीं है, या कहीं उसको इम्यूनोडिफिशियेंसी डिसऑर्डर तो नहीं है, तब इसके लिए मिलना। अगर माता पिता की बात करते हैं तो बच्चों की देखभाल में वो अक्सर क्या चूक कर जाते हैं जो दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण जो आपके पास आता रहता होगा इस तरह का केस? नवजात बच्चे में अगर बात करें तो नवजात बच्चे में तो सबसे पहले तो यही, अगर ठंडी के मौसम में हाइपोथर्मिया, उसको प्रॉपर अगर ढका नहीं जाए तब ये हुआ। कितना बार जो रहता है बच्चा को शुरू में ही माँ के दूध के अलावा दूसरा चीज़ दे दिया जाता है, पानी दे दिया जाता है, शहद दे दिया जाता है, या गाय का दूध दे दिया जाता है। तो 6 महीना तक तो ये सब कुछ भी नहीं देना है, ये सबसे भी दिक्कत होता है।
कितना बार होता है कि बच्चा जो है माँ उसको सही से दूध नहीं पिलाती है। बच्चा जब चाहता है कि मतलब जब बहुत रोएगा तभी दूध पिलाएंगे, उस चक्कर में छोड़ देने से बच्चा का प्रॉपर वेट नहीं बढ़ता है, तो ये दिक्कत रहता है। वैसा बच्चा आगे चल करके कुपोषण में चले जाता है। फिर उसके बाद 6 महीना के बाद से बच्चा को खाना देना शुरू कर देना चाहिए। घर का खाना जो रहता है वो उससे शुरुआत करना चाहिए। शुरू में दाल देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए, गीला खिचड़ी देना चाहिए, उबला हुआ आलू को मसल करके देना चाहिए। लेकिन ये सब भी नहीं दिया जाता है। लोग इंतज़ार करता है कि बच्चा खुद खाएगा, बच्चा खुद नहीं खाएगा, उसको सिखाना रहता है, शुरू से ही आदत लगाना रहता है। कितना बच्चा आता है मेरे पास जो कि 3 साल का हो जाता है, बोलता है कि अभी तक कुछ नहीं खाता है। अब वो खाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको आदत ही बहुत मुश्किल से लगेगा। उसको अब भूख जगने में भी 2 महीना लग जाएगा। तो उसको शुरू से आदत लगाना चाहिए। तो 6 महीना से ही उसको आदत लगाना चाहिए। ये लापरवाही होता है कि बच्चा माँ बाप वेट करते रह जाते हैं कि बच्चा खुद खाएगा तब उसको खिलाएंगे। तो ऐसा नहीं रहता। 6 महीना के बाद से उसको आदत लगाना है। एक ये लापरवाही होता है। दूसरा रहता है कि बच्चा के कुछ लक्षण को भी समझना चाहिए। अगर बच्चा सुस्त, अगर दूध अच्छा से पी रहा है, पेशाब अच्छा से कर रहा है, तब उतना टेंशन का बात नहीं रहता है। लेकिन अगर बच्चा कोई भी एज ग्रुप में रहे, 1 साल से नीचे, अगर दूध अच्छा से नहीं पी रहा है, सुस्त पड़ रहा है, पेशाब कम कर रहा है, तब तो वैसे कंडीशन को इग्नोर ज़्यादा नहीं करना है। जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है, मिलना है। फिर रहता है कि बच्चा को खून बहुत, हमारे देश में एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। खास करके जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका बहुत सारा कारण है। एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो 6 महीना के माँ का दूध 6 महीना तक तो देना ही है। वैसे तो 2 साल तक देना है, लेकिन 6 महीना तक तो सिर्फ माँ का दूध देना है। उसके बाद खाना देना शुरू कर देना है। ये कंफ्यूजन रहता है लोगों में, जो बच्चा जब जन्म लेता है उसके कितने दिनों तक जो सिर्फ माँ का दूध ही जाएगा? जन्म के 6 महीना तक सिर्फ माँ का ही दूध देना है। ठीक है। उसके अगर अलावा जिस माता को अगर दूध नहीं हो पा रहा है, उस केस में क्या करें फिर? दूध जनरली सबको होता ही है। हर एक बार उसको छाती लगाना है, हो चाहे नहीं हो, फिर भी छाती लगाना है। कुछ देर लगा करके देखना है। अगर दूध जितना छाती लगाया जाएगा, धीरे धीरे खुद दूध हो जाएगा। अगर फिर भी दूध नहीं होता है तो फार्मूला फीड दे सकते हैं, लेकिन गाय का दूध 6 महीना तक बच्चे को नहीं देना है। और फार्मूला फीड भी जो दिया जाता है, उसमें भी बहुत लापरवाही किया जाता है। अनुमान से कुछ भी पाउडर, कुछ भी पानी मिला करके दे दिया जाता है। उससे कितना बार होता है कि दूध गाढ़ा हो जाता है तो बच्चे का पेट गड़बड़ हो जाता है, और दूध पतला होता है तो बच्चा का वेट गेन ही नहीं होता है। तो वो चीज़ पर ध्यान देना है। लेकिन कोशिश हमेशा करना है कि माँ का दूध ही पिए। और माँ का दूध अगर नहीं हो रहा है तो उसका भी कारण जानने का कोशिश करना है कि क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ अच्छा से नहीं लगा रही है, क्योंकि माँ अगर अच्छा से छाती नहीं लगाएगी तो दूध होगा ही नहीं। बच्चा जब तक उसको अच्छा से शक नहीं करेगा, दूध नहीं होगा। कितना बार माँ का निप्पल जो रहता है अंदर धंसा हुआ रहता है, रिट्रैक्टेड निप्पल रहता है, तो बच्चा नहीं पी पाता है, और माँ भी नहीं पिला पाती है, तो धीरे धीरे माँ का दूध सूख जाता है। तो वैसा अगर कोई कंडीशन है तो डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर उसको बताएंगे कि रिट्रैक्टेड निप्पल को कैसे बाहर किया जाए। और अगर डिटेक्टेड भी है तो माँ अगर दूध गार करके निकाल सकती है तो दूध गार करके कटोरी चम्मच से पिलाया जा सकता है। बोतल से पिलाने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोतल से इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है। और जो बच्चा बोतल से दूध पीता है उसको कन्फ्यूजन होता है कि बोतल का निप्पल और माँ का निप्पल में अंतर होता है। बोतल में जो है अपने आप दूध आता है, बच्चा जीभ से उसको रोकता है, माँ के दूध में खींचना पड़ता है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा को निप्पल कन्फ्यूजन होता है, उसको पता नहीं चलता है कि किस बार बोतल आया, किस बार माँ का दूध आया। ऐसे कंडीशन में बच्चा माँ का दूध पकड़ करके रखे रहेगा, वो खींचेगा ही नहीं खींचेगा तो माँ के सिग्नल नहीं जाएगा, स्टिमुलस नहीं जाएगा उसके ब्रेन में, और माँ का दूध सूख जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि माँ का दूध अगर हो रहा है तो माँ का ही दूध देना है। नहीं भी हो रहा है तो माँ को इनकरेज करना है कि दूध होगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब बच्चे को दूध होता है। उसको ज़्यादा बोलना नहीं है उसके फैमिली की तरफ से, कह रहे तुमको दूध ही नहीं हो रहा है, दूध ही नहीं हो रहा है। उस टेंशन से और दूध सूख जाता है। तो माँ को ज़्यादा टेंशन नहीं देना है, माँ को रिलैक्स करना है। रोज़ 3-4 लीटर पानी पीना है, दाल पीना है, दूध पीना है, ये सब पिएंगे। और कुछ मेडिसिन भी रहता है, जो मेडिसिन देने से थोड़ा दूध बढ़ जाता है। अगर रिट्रैक्टेड निपल है तो रिट्रैक्टेड निपल को ठीक करना है। फिर माँ अगर अपना दूध पिला पा रही है तो ठीक है, अगर नहीं पिला पा रही है तो गार करके कटोरी चम्मच से दे सकती है। अगर वो भी नहीं पॉसिबल है तो फार्मूला फीड जो है वो दिया जा सकता है, कटोरी चम्मच से देने का कोशिश करना चाहिए। तो ये सब 6 महीने तक चलता रहेगा। हाँ। और 6 महीने के बाद उसको क्या सब खिलाना चाहिए? 6 महीने के बाद से उसको दाल का पानी देना शुरू करना है, धीरे धीरे करके। पहले तो गिला देना है, धीरे धीरे करके उसका कंसिस्टेंसी को बढ़ाते जाना है।
उबला हुआ आलू हुआ वो मसल करके देना है, कभी सूजी का हलवा हुआ वो थोड़ा थोड़ा करके देना है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा वो थोड़ा उसको मोटा करते जाना है। और कम से कम 1 साल तक जाते जाते बच्चा को 4-5 बार खिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चा को हर तरह का न्यूट्रिशन पहुँचे, वेट गेन उसका अच्छा से हो और एनीमिया नहीं हो, खून का कमी नहीं हो। और एनीमिया होने का दूसरा कारण है कि हमारे यहाँ बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, पेट में कीड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी जो है हर 6-6 महीना पर बच्चे को कीड़े की दवाई देते रहना है, जिससे कि पेट में कीड़ा नहीं हो और एनीमिया का कम चांस रहे। ठीक है, बच्चों का वजन डॉक्टर साहब कैसे देखेंगे, जो ये ठीक है या ज़्यादा है या कम है? कैसे पता करेंगे ये बच्चों का जो वजन होता है वो सही चल रहा है? 2 साल के बच्चे हैं तो ठीक है इसका वजन। वैसे तो वजन देखने के लिए जो है WHO का ग्रोथ चार्ट होता है और चार्ट के हिसाब से रहता है। आजकल बहुत सारा ऐप भी आ गया है जिसमें कि दिखाता है कि आपका बच्चे का वजन कहाँ से कहाँ के बीच में है। उसमें एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है, उस दोनों के बीच में अपना रेंज में रहना चाहिए। अगर वैसा नहीं पता है, मोटा मोटी अगर जानना है, तो नॉर्मली बच्चा के जितना वजन जन्म के टाइम होता है 5 महीने पर उसका 2 गुना हो जाना चाहिए बच्चा को, 1 साल पर 3 गुना हो जाना चाहिए, 4 साल पर जो है 4 गुना हो जाना चाहिए। इस तरह से वजन बढ़ना चाहिए। तो 2 साल पर 4 गुना हो जाना चाहिए। तो इस तरह से वजन बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है जन्म के समय 3 किलो का है, तो 5 महीना पर उसको 6 किलो का हो जाना चाहिए, 1 साल पर 9 किलो का हो जाना चाहिए। इस हिसाब से वजन बढ़ना चाहिए बच्चे का। अगर उससे कम बढ़ रहा है या लगातार 1-2 महीना कुछ वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तब अगर वैसा कुछ कंडीशन है तो फिर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और फिर वो अपना ग्रोथ चार्ट में देखेंगे कि बच्चा कुपोषण में है या नहीं है। अगर कुपोषण में है तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा कि किस तरह का डाइट देना है और कौन कौन सा सप्लीमेंट ऐड करना है। अगर कुपोषण में नहीं है बच्चा तो फिर काउंसलिंग किया जाएगा कि और क्या क्या चीज़ बच्चे को दूध में या खाना के साथ और क्या क्या मिला करके देना है, जिससे कि वेट प्रॉपर बढ़े बच्चे का। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण कितना जरूरी है? अगर कोई पेरेंट्स, कोई बच्चे के माँ पिता अगर वो टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? टीकाकरण तो बहुत जरूरी है। आजकल तो सरकार बहुत सारा स्कीम चला रही है, टीकाकरण के लिए बहुत सारा प्रमोट कर रही है कि टीकाकरण बहुत तरह की बीमारी से बचाता है। पहले भारत में जितना ज़्यादा बच्चे का मृत्यु होता था टीकाकरण के कमी के ही चलते था। तो जैसे जैसे बहुत सारा बीमारी टीकाकरण से ठीक हुआ है, पहले भी हम लोग बहुत सारा बीमारी से आज़ाद हो चुके हैं। उसी तरह सरकार का कोशिश है कि और भी कुछ बीमारी है जो कि दिक्कत कर रहा है, ये सब बीमारी से निजात पाएँ। तो टीकाकरण बहुत तरह की बीमारी से बचाता है। जैसे कि BCG है, BCG का टीकाकरण जो है वो बच्चे को टीबी से बचाने का कोशिश करता है। अगर टीबी हो भी जाए तो भी सीरियस वाला टीबी नहीं होगा, उसको ऐसा दावा किया जाता है कि BCG के टीका से सीरियस वाला टीबी नहीं होगा। फिर हेपेटाइटिस B, वो भी बहुत जानलेवा बीमारी है, उसका भी टीकाकरण होना जरूरी है। तो उसका भी टीकाकरण सरकार की तरफ से ही हो जाता है। आजकल जो है निमोनिया का टीका जो होता है, निमोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, सब सरकार की तरफ से मिल जाता है। तो और फिर खसरा, वो भी बहुत जानलेवा बीमारी है। खसरा भी बहुत सारे बच्चे में मृत्यु का कारण पहले बनता था, वो भी अब बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। तो करीब 7-8 बीमारी है जिससे टीकाकरण बचाता है। तो हमेशा हर बच्चा को कोशिश करना चाहिए कि सारा टीका पड़े। सरकार बहुत हद तक सब टीका दे चुकी है। आजकल सरकारी प्रोग्राम में कुछ कुछ टीका है जो कि अभी सरकारी प्रोग्राम में नहीं है, तो वो टीका लोग अपना प्राइवेट से भी ले सकते हैं। जैसे टाइफाइड का टीका है, वो 6 महीना पर रहता है, वो अभी सरकारी में नहीं है। बहुत सारा स्टेट में जो है प्रोजेक्ट की तरह अब वो भी दिया जाना शुरू किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल टाइफाइड का नहीं है। हेपेटाइटिस A का टीका नहीं है, वो 1 साल की उम्र पर लगता है। और बीच बीच में इन्फ्लुएंजा का टीका लगना रहता है, वो अभी सरकारी में नहीं है। बाकी सब टीका है, सारा टीका लगाना है। लगाने से बच्चा बहुत तरह की बीमारी से बचता है, निमोनिया से बचता है, डायरिया से बचता है, ट्यूबरकुलोसिस से बचता है, दिमागी बुखार से बचता है, चमकी के बुखार से बचता है, चेचक से बचता है, बड़ी माता छोटी माता हर तरह की बीमारी से बचता है। इसलिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए टीकाकरण होता है, अगर कोई बच्चा मिस कर गया, जो टीकाकरण नहीं ले पाया, कुछ टीका उसमें छूट जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो टीकाकरण का भी अगर मिस भी होता है फिर भी उसका एक शेड्यूल रहता है। जो बच्चा मिस किया गया है उसका भी शेड्यूल रहता है, उसको कैचअप वैक्सीनेशन बोलते हैं। किस एज में कितना टीका पड़ना चाहिए, जिस टाइम पता चले उस टाइम ही मिलना है। तो बहुत सारा टीका का उस टाइम भी शेड्यूल रहता है, वो शेड्यूल के हिसाब से उसको दे दिया जाता है।
कुछ कुछ टीका का रहता है जिसका टाइम से ज़्यादा हो जाता है तो वो टीका नहीं देना रहता, लेकिन फिर भी बहुत सारा का शेड्यूल मॉडिफिकेशन करके वो दे दिया जाता है। कैचअप वैक्सीनेशन में 60 साल तक में कोशिश किया जाता है कि बच्चा को जो जो छूट भी गया है उसको भी वापस इसमें ले आया जाए। कई बार टीकाकरण के बाद बच्चों में बुखार आ जाता है, तो पेरेंट्स को कई बार घबराहट हो जाती है, जो बच्चे का तबीयत तो नहीं खराब हो गया, वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? वैसे तो टीकाकरण के टाइम में ही अच्छा से समझा दिया जाता है कि बच्चे को क्या क्या चीज़ हो सकता है। नॉर्मली कुछ कुछ टीका के बाद जो है बच्चे को बुखार आता है, उस बुखार के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वो बुखार जनरली 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर बुखार उस टाइम रहता है तो बुखार के लिए भी पैरासीटामोल का दवाई रहता है, वो साथ में दे दिया जाता है। वो दवाई अपना शेड्यूल के हिसाब से देना है। कभी कभी बहुत सीरियस इन्फेक्शन, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी होता है, लेकिन वो जो है लाखों में एक बच्चा को ऐसा होता है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वो जो भी दिक्कत रहेगा वो जनरली टीका के टाइम में ही पड़ जाएगा, तो उस समय जो डॉक्टर वहाँ रहेंगे वो उसको हैंडल कर लेंगे उस टाइम का। जो दिक्कत का चीज़ है, एक है कि टीकाकरण के चलते बुखार आता है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल देना है। कभी कभी बच्चा को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो 2 दिन तक ज़्यादा रोता है बच्चा, तो सरकारी में जो टीका है उसमें थोड़ा उस तरह का पेन रहता है। प्राइवेट में जो टीका पेनलेस टीका रहता है उसमें बच्चा को पेनलेस टीका में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो उसमें बच्चा को बस ध्यान देना है कि बच्चा दूध पीते रहे, पेशाब होते रहे, बुखार आएगा तो बुखार का दवाई देना है। अगर बाई चांस बच्चा को चमकी वमकी अगर आ जाए, जो कि बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर आ जाए तो तुरंत अपना डॉक्टर के पास मिलना है। और चमकी के भी टाइम में कोशिश करना है कि बच्चा को जो है, अगर कोई बच्चा को चमकी आ रहा है घर पर भी, तो उसको ज़बरदस्ती मुंह में कुछ नहीं डाला जाए, ना ही उसको ज़बरदस्ती कुछ पिलाने का कोशिश उस टाइम करना है, क्योंकि उस टाइम अगर कुछ भी पिलाया जाएगा तो बच्चा को सरकने का, वो फेफड़ा में जाने का रिस्क रहता है। और ज़बरदस्ती कुछ नहीं देना है मुंह में, उससे दांत भी टूटने का रहता है। अगर उंगली कोई अपना डाल रहा है तो उंगली कटने का भी रिस्क रहता है। तो ऐसा कुछ भी अगर हो, अगर घर पर चमकी आए तो कोशिश करना है कि बच्चा को करवट कर देना है, और मुंह में जो भी झाग वाग आ रहा है वो अपना बाहर निकल जाए, बस करवट करके रखना है। और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास अगर मिल सकते हैं तो मिलना है। तो ये तो बहुत रेयर ही होता है, टीकाकरण के बाद ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बच्चा को चमकी का बीमारी है, अगर उसको ऐसा कुछ भी घर पर हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर उसको पहले से समझा देता है क्या करना है। उसके लिए एक मेडिसिन भी आता है, नाक में स्प्रे देना रहता है चमकी रोकने के लिए। तो ऐसा बच्चा को करवट करके रखना है, ज़बरदस्ती मुंह में कुछ नहीं डालना है, और नाक में जो स्प्रे डॉक्टर जैसा डोज बताए वो स्प्रे डाल देना है नाक में। ठीक है। डॉक्टर साहब, आजकल देख रहे हैं बच्चों में जो है कमजोरी और खून की कमी अक्सर पाई जाती है, क्यों बढ़ रही है ये चीज़? खून का कमी तो जैसे बताए थे, ज़्यादा कारण यही है कि बच्चे में जो है 6 महीना तक जो है माँ का दूध पीना रहता है। 6 महीना के बाद से बच्चे को खाना देना शुरू करना है। लेकिन यहाँ पर बहुत बच्चा जो है 2-2 साल तक, 3-3 साल तक सिर्फ दूध के भरोसे ही रहता है, खाना नहीं खाता है। तो ऐसे बच्चे में एनीमिया होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो अगर वैसा कोई बच्चा है तो उसमें एनीमिया ना हो, इसके लिए उसको 6 महीना से खाना देना है। अगर फिर भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो उसका जो है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो दवाई रहता है वो दवाई दिया जाएगा। और दूसरा कारण हो गया, एक तो खाना नहीं खाना हुआ, दूसरा कारण हो गया है कि आजकल जो है जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चा खाता है। तो जंक फूड में जो है तो वो बच्चा का टेस्ट खराब कर देता है, उसके चलते बच्चा का आदत खराब हो जाता है। जंक फूड खाता है, घर का जो जरूरी खाना है वो उस चक्कर में बच्चा नहीं खाता है, तो उसका भी नुकसान होता है। और जंक फूड के चलते जो है इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है, पेट में बार बार कीड़ा हो जाता है बच्चे को। वो कीड़ा भी जो है बच्चा का जो है देह से न्यूट्रिशन खींचता है। कितना बार जो है उस कीड़ा के चलते थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होते रहता है, तो वो ब्लीडिंग के चलते एनीमिया हो जाता है। तीसरा कारण है कि आजकल बहुत सारा प्रीटर्म बच्चा भी बचने लगा है। पहले बहुत सारा जो प्रीटर्म बच्चा होता था, समय से पहले वाला बच्चा, वो पहले ही खत्म हो जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारा प्रीटर्म बच्चा भी बचने लगा है। तो प्रीटर्म बच्चा में जो है एनीमिया होने का रिस्क और ज़्यादा होता है। तो ऐसा बच्चा को जो है प्रीटर्म बच्चा को शुरू से ही आयरन का ड्रॉप दिया जाता है। तो आयरन का ड्रॉप देते रहना रहता है, तो उससे एनीमिया का बचाव होता है। तो ये 3 मेन कारण है। पहला तो खाना देना, दूसरा जो है बीच बीच में कीड़े का दवाई देना, तीसरा अगर कमज़ोर बच्चा है, समय से पहले का बच्चा है, तो उसको आयरन सप्लीमेंट देना रहता है। उसके अलावा जो रेयर बीमारी है, जिसमें जैसे कि हम लोग के एरिया में थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें तो बच्चे का जो खून बनता है वो खून ही टूटते रहता है। तो वैसा अगर बीमारी है तो वो तो अलग केस हो जाता है, तो उसके लिए तो डॉक्टर का सलाह लेना ही है, और जो ज़रूरी जांच है वो कराना रहेगा।
डॉक्टर साहब, आज के डेट में जंक फूड की बात करें, बच्चों का काफी पसंदीदा होता है, बच्चे उधर ही अट्रैक्ट होते हैं। जो मेन खाना होता है उसकी और जो है उनका ध्यान नहीं रहता है, उनको खिलाने पर भी नहीं खाते हैं। तो ऐसे केस में जो जंक फूड है वो कितना असर डालता है बच्चों? जंक फूड का बहुत ज़्यादा खराब असर है बच्चे पर। एक तो जंक फूड से जो है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन रहता है उसमें न्यूट्रिशन बहुत नाम मात्र का रहता है और नुकसान वाला चीज़ ज़्यादा होता है उसमें। तो जो बच्चा जंक फूड खाएगा वो फिर उसका टेस्ट ही उस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है कंपनी के ही थ्रू कि बच्चा का जो है टेस्ट ही वैसा चले जाए, वो उसको मतलब अवॉइड ही नहीं कर सकता बच्चा, और उसके लिए जिद करेगा ज़्यादा, ये होगा। तो कोशिश करना है कि जंक फूड जो है शुरू से ही बच्चा को कम देना है, जिससे कि उसके लिए वो सेंसिटाइज ही नहीं हो, शुरू से कम देना है। अगर बहुत रेयर अगर देना भी है तो कभी कभी ही दे सकते हैं, उसमें भी कोई अच्छा जगह जहाँ की भरोसेमंद जगह है उस जगह से ही देना है। क्योंकि जंक फूड में बहुत तरह का बैक्टीरिया होता है, बहुत तरह का छोटा छोटा टेपवर्म सब रह सकता है, जो कि आगे चल करके छोटा मोटा इन्फेक्शन के अलावा जो है आगे चल के बड़ा इन्फेक्शन भी करा सकता है। कितना बार वो इन्फेक्शन ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। इसलिए जो है जंक फूड को हमेशा कोशिश करना है कि बच्चा को समझाए, उसको उस तरह से ट्रेन किया जाए कि घर के खाना खाने पर उसको ज़्यादा इंकरेज किया जाए, जंक फूड के लिए उसको मना किया जाए, समझा करके मना किया जाए, उसको समझाया जाए कि क्या नुकसान है उसको। अगर बच्चा बड़ा एज ग्रुप का है तो वो समझेगा, और अगर छोटा है तो उसको भी प्यार से समझाना है और जंक फूड के लिए मना करना है। क्योंकि जंक फूड एक तो डॉक्टर साहब समय ऐसा है तो कंप्लीट अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं। कंप्लीट अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, बड़े भी खाते हैं, तो साथ में बच्चों को भी जो है वो आदत बन जाती है। ऐसे में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या किस तरह का खाना खाना चाहिए जंक फूड में भी, तो क्या मतलब कितना कम खाना चाहिए? अगर वैसा कुछ रहता है तो पहले तो ये ध्यान देना है कि जंक फूड के चलते उसका घर का जो नॉर्मल खाना है वो मिस ना हो। नॉर्मल खाना देना है, अगर वो सब कुछ अपना टाइम से चलेगा तो बच्चे का ध्यान कम जाएगा जंक फूड की तरफ से। और अगर बच्चा को शुरू से ही जंक फूड उसको बहुत जल्दी अवेलेबल रहेगा कहीं से भी, तो शुरू में वो जंक फूड ही खा लेगा, तो घर का खाना नहीं खाएगा। तो वैसे में हमेशा कोशिश करना है कि बच्चे को उससे थोड़ा दूरी बना करके रखवाए, समझाए बच्चे को। और अगर कभी कभार खाना भी है तो अगर फैमिली के साथ अगर खा रहा है कभी कभार तो ठीक है, खा सकता है, लेकिन वो भी ऐसा जगह से खाए जो कि जिसके बारे में हमको पता है कि ये हाइजीन मेंटेन करता है, यहाँ पर अच्छा से केयर होता है, जिससे कि उस जंक फूड के चलते बच्चा बीमार नहीं पड़े। कुछ रेप्यूटेड रेस्टोरेंट से अगर खा सकता है तो खाएगा, लेकिन अगर जहाँ पर भरोसा है कि यहाँ पर है भी, तो कम से कम हाइजीन का अच्छा से ध्यान रखा जा रहा है, वैसे जगह से ही देना चाहिए। और देखिए समय ऐसा परिवर्तन लिया है जो अब मोबाइल के बिना जो है कोई नहीं रह पा रहा है। और बच्चे की बात करें तो वो बिल्कुल मोबाइल में जो है घुसे रहते हैं, मोबाइल को देखे बिना जो है वो खाना नहीं खाते हैं। मोबाइल और टीवी कितना असर डाल रहा है? मोबाइल का तो बहुत सारा स्टडी आया है, अब तो एकदम क्लियर कट एविडेंस है कि मोबाइल बच्चे को ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। मोबाइल के चलते ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। जो बच्चा 2 साल तक 3 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलपिंग ब्रेन होता है, उस समय बच्चा को बहुत सारा स्टिमुलस चाहिए होता है अपना सराउंडिंग से। उस स्टिमुलस से जो है बच्चे का ब्रेन का कनेक्शन, जिसको सिनेप्सिस बोलते हैं, वो सब अच्छा से डेवलप होता है। ये मोबाइल के चलते जो रहता है बच्चा का सारा कंसंट्रेशन एक साइड चले जाता है। देखा भी जाता है जो बच्चा मोबाइल देखता है वो अगल बगल का कोई चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो अगर वो अगल बगल का कोई चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं कुछ भी चीज़। तो ऐसा बच्चा जो है बस जो मूविंग चीज़ मोबाइल में चल रहा है बस उसी पर ध्यान रहेगा, वो बाहर का कुछ भी ना सुनेगा ना सीखेगा। जब तक बच्चा कुछ सुनेगा नहीं ठीक से तो वो बोलेगा भी नहीं। तो ऐसा बच्चा जो है जो भी मोबाइल का जिसको आदत लग गया है, वैसा बच्चा में देखा गया है कि वैसा बच्चा सब काम लेट से करता है, बोलता भी लेट से है, सुनता भी लेट से है, सुनने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। वैसा बच्चा के दिमागी रूप से डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होता है। आगे चल करके वैसा बच्चा में ऑटिज्म का लक्षण देखा गया है, ऑटिज्म का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ऑटिज्म का लक्षण यही रहता है कि वैसा बच्चा जो है बोलना लेट हो जाता है, आसपास से कोई मतलब नहीं रखता है, सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं रखता है, बस एक स्क्रीन को, एक मूविंग चीज़ को बस देखते रहेगा। अपना जो साथ का बच्चा है उसके साथ नहीं खेलेगा, अपना कोई कोना पकड़ लेगा, वहाँ पर अपना मोबाइल देखते रहेगा। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा आजकल हो चुका है और इसका जो है इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारा मेरे रिलेटिव भी हैं जो कि इस तरह से उसका बच्चा का ऑटिज्म डेवलप हो चुका है इस मोबाइल के चक्कर में।
तो कोशिश हमेशा करना है कि मोबाइल 1-2 साल तक तो बच्चा को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि डेवलपिंग ब्रेन जनरली 2 से 3 साल तक है। जो बड़ा है उस पर भी खराब असर पड़ता है, लेकिन बच्चे पर बहुत खराब असर होता है, क्योंकि बच्चा का ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम तक तो उसको बचा करके रखना है जब तक ब्रेन उसका मैच्योर नहीं हो जाए। अगर जब ब्रेन मैच्योर हो जाता है तब वो खुद भी समझदार है, धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन डेवलपिंग ब्रेन के टाइम में मोबाइल एकदम अवॉइड करना है। खास करके अगर 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको तो थोड़ा भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम अलाउ है। जैसे 1 साल का बच्चा तक है, उसको मोबाइल में कुछ भी नहीं दिखाना है, ना ही कोई कार्टून, कुछ भी नहीं। बस थोड़ा बहुत 5-10 मिनट वीडियो कॉल करा करके दिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। 1 साल के बाद थोड़ा बहुत 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमेशा, और बड़ा भी जब हो गया है, 4-5 साल का भी बच्चा हो गया, फिर भी आधा घंटा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। और आजकल जो है कोविड के बाद से ये भी दिक्कत हो गया है कि ऑनलाइन बहुत सारा स्कूल सब जो है, सारा टास्क, होमवर्क सब ऑनलाइन दे दिया जाता है। तो बच्चा सबको एक बहाना मिल गया है कि हमको तो देखना ही मोबाइल में ही काम करना है, लैपटॉप में ही काम करना है। तो उस केस में भी कोशिश करना है कि बच्चा को जो है थोड़ा थोड़ा देर पर ब्रेक लेते रहना चाहिए, लगातार नहीं देखना चाहिए। हर आधा घंटा पर जो है ब्रेक लेना है, पानी पीना है, या जो है अगर है तो कुछ देर के लिए दूर देखना है। अगर खिड़की खुला हुआ है तो खिड़की से दूर जहाँ तक देखना है वहाँ तक देखना है। मतलब हमेशा नज़दीक का चीज़ नहीं देखना है, नहीं तो आगे चल करके आँख भी खराब होने का रिस्क रहता है। तो हर कुछ कुछ देर पर ब्रेक लेना है, और पानी पीना है, थोड़ा सा टहलना है, दूर देखने का कोशिश करना है। फिर अपना अगर कोई काम है, स्कूल का काम, वो करना है। और स्कूल वाले को थोड़ा समझना चाहिए कि अब जो है धीरे धीरे करके फिर से वापस किताब कॉपी वाले कॉपी पर आना चाहिए और ऑनलाइन थोड़ा कम। ठीक है सर, जिन बच्चों की नींद अगर ठीक से पूरी नहीं होती है तो उसमें क्या सब दिक्कतें हो सकती है और उसका क्या उपाय हो सकता है? नींद बच्चा अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उसका ब्रेन का ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर बहुत असर पड़ता है। नींद बहुत जरूरी है। शुरुआत का जो नवजात बच्चा होता है वो तो 20 घंटा सोता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाता है टाइम कम होते जाता है। 6 महीना तक 18 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा, तो उतना नींद बहुत जरूरी है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई बच्चा अगर नहीं सो रहा है तो उसका भी कारण बहुत सारा है। कितना बार हम लोग खुद ही डिस्टर्ब करते हैं उसका स्लीप साइकिल को, क्योंकि पेरेंट्स खुद मोबाइल देखते रहता है तो बच्चा को भी डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश करना एक टाइम टेबल जो है खाली बच्चा पर ही नहीं अप्लाई करना, खुद पर भी अप्लाई करना है कि इतना बजे हम लोग को खा लेना है, इतना बजे सो जाना है, लाइट बंद कर देना है उस टाइम में। और कितना बार जो होता है बच्चा का नींद ठंड के चलते भी डिस्टर्ब होता है। बच्चा को जो है अगर नवजात बच्चा रहता है, कितना बार देखा गया है कि गोद में बच्चा आराम से सोता है, जैसे ही रखते हैं रोना शुरू कर देता है। तो ऐसे केस में कोशिश करना है कि बच्चा को अपना गोद में ही रख करके सुलाया जाए, धीरे धीरे करके उसको करवट करके धीरे धीरे करके बेड पर सुलाया जाए, और उसके साथ साथ खुद भी सो जाया जाए बच्चे के साथ। थोड़ा देर रह जाए, फिर उसको करवट करके धीरे धीरे करके सीधा करना है, जिससे उसका नींद डिस्टर्ब नहीं हो। और अगर कुछ इन्फेक्शन के चलते बच्चा को बार बार दिक्कत हो रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे किसी का नाक बंद हो रहा है तो नाक में सलाइन ड्रॉप देना रहेगा। हर एक बार दूध पिलाने से पहले नाक में सलाइन ड्रॉप दे दिया जाए, जिससे कि बच्चा आराम से सोए। और अगर कुछ है ऐसा बीमारी, सर्दी खांसी है या कुछ भी है, उसके चलते डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए अपना डॉक्टर से मिलना है, जिससे रहेगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो उसके लिए भी फिर मेडिसिन होता है। लेकिन कोशिश करना है सबसे पहले अपना टाइम टेबल सही किया जाए, और जो है बच्चे का कंफर्ट को देखा जाए कि कहीं ठंडा तो नहीं लग रहा है, उसके चलते तो नहीं ऐसा हो रहा है, कहीं डायपर ज़्यादा गीला तो नहीं है, उसके चलते तो नहीं हो रहा है। बच्चा को हमेशा कोशिश करना है कि बच्चा के साथ साथ खुद भी सोए, जिससे कि अपना गर्मी बच्चा को मिलते रहे, तो बच्चा का नींद डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि माँ का बच्चा के कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। माँ का पेट, बच्चा का पेट सटा रहे, माँ का गर्मी मिलते रहे, तो माँ ऐसा अगर कंडीशन रहता है तो बच्चा का नींद जनरली डिस्टर्ब नहीं होता है, वो अच्छा से सोता है। और अगर कुछ भूख के चलते बच्चा बार बार उठ रहा है तो उस टाइम माँ का दूध पी करके फिर सो सकता है। तो ये सब अगर मेंटेन किया जाए तो फिर नींद का ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सर KMC क्या होता है ये? हाँ, यही कंगारू मदर केयर। हाँ। कंगारू मदर केयर खासकर नवजात बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खासकर जो बच्चा 1800 ग्राम से 2.5 किलो के बीच में है, वैसा बच्चा में। अगर बहुत छोटा बच्चा है, अगर सीरियस बच्चा है, तब तो वो NICU में ही रहेगा। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा स्टेबल हो रहा है,
थोड़ा वजन गेन हो रहा है, तब उसको जो है माँ के साथ रखा जाता है। उसमें जो है कोशिश किया जाता है कंगारू मदर के, जैसे कंगारू का पेट में पाउच होता है, उसमें वो अपना इमेच्योर बच्चा को रखता है, उसी तरह इमेच्योर बच्चा जो रहता है वो भी माँ के साथ रहता है कुछ देर तक। उसका बहुत सारा फायदा है। एक तो हाइपोथर्मिया से बचाता है, जो टेम्परेचर लॉस होता है बच्चे का, माँ के साथ सटा रहता है तो बच्चा को गर्मी मिलते रहता है माँ से, तो वैसा बच्चा जो है उसको ठंडा नहीं होता है। दूसरा उसका फायदा है कि माँ से अच्छा बॉन्ड बनता है बच्चे का, तो बच्चा जो है उसका माँ से कनेक्शन अच्छा रहेगा। जरूरत पड़ेगा तो बच्चा जो है अपना माँ का दूध वहीं साथ साथ ही पी भी लेगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी उससे ज़्यादा प्रमोट होता है। दूध भी आने की हाँ, दूध भी, माँ का दूध भी बढ़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग भी सक्सेसफुल होता है, उसमें फेल होने का कम चांस रहता है। फिर फायदा है कि उससे बच्चा का वेट गेन अच्छा होता है, वजन भी अच्छा बढ़ता है। और कितना बार होता है कि जो समय से पहले वाला बच्चा होता है वो सांस लेना भूल जाता है और वो सांस रोक लेता है बीच बीच में, तो ऐसा बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो माँ का धड़कन, माँ का वाइब्रेशन उसको फील होते रहता है, तो बच्चा सांस रोकने का भी रिस्क कम रहता है। तो बहुत सारा फायदा है। कंगारू मदर केयर के लिए जो रहता है एक ड्रेस होता है जिसमें कि सामने से खुलता है, तो सामने से खोलना है, छाती के बीच में बच्चा को रखना है, बच्चा का पेट माँ के छाती से सटा रहता है, फिर उसको लगा करके रखना है। माँ जो है उसका चेयर भी आता है, उस चेयर पर आराम से सोएगी, बच्चा को कुछ देर अपने पास रखेगी, तो उससे इसका फायदा होता है। वेट गेन अच्छा होता है, बच्चा का दूध अच्छा से पीता है, सांस नहीं रोकता है, यही सब फायदा है उसका। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर बच्चे चिड़चिड़ा हो जाए तो माता पिता को क्या करना चाहिए? चिड़चिड़ा बच्चा, चिड़चिड़ा होने का बहुत सारा कारण है। एक तो बच्चा को अगर खून का कमी है, एनीमिया है, तो बच्चा उसमें भी चिड़चिड़ा हो सकता है। फिर जो है बच्चा को अगर कितना बार होता है कि वही मोबाइल का आदत लग जाता है, तो मोबाइल देखने के लिए नहीं दिया जाता है, तो उस तरह से बच्चा अपना गुस्सा जाहिर करता है चिड़चिड़ा होकर के, तो वो सब में जो रहता है। और कितना बार इतना ज़्यादा ये रहता है कि बच्चा जो है जिद करते करते अपना सांस भी रोक लेता है, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल उसको बोलते हैं। तो वैसा केस में जो है अगर पहले तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ी आता है, जैसे खून का कमी है, तो खून का कमी का इलाज किया जाएगा, कीड़ा का दवाई दिया जाएगा। अगर कोई भी और विटामिन का कमी है तो वो देना रहेगा। कोई अगर इन्फेक्शन है उसके चलते चिड़चिड़ा है तो उसका इलाज किया जाएगा। और अगर कोई बुरा आदत है तो उस आदत को छुड़ाने के लिए कोशिश किया जाएगा। तो चिड़चिड़ा बच्चा जो है, उसमें भी अगर नवजात बच्चा है वो अगर चिड़चिड़ा हो रहा है तो उसमें थोड़ा खतरा रहता है। नवजात बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो रहा है तो कितना बार वो ब्रेन में इन्फेक्शन के भी चलते बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है शुरुआत में। और वैसा बच्चा अगर रहेगा तो उसमें भी ध्यान देना है कि बच्चा सुस्त ना हो, दूध पीते रहना चाहिए, पेशाब होते रहना चाहिए। अगर ये सब चीज़ ठीक है तो ठीक है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत लग रहा है तो फिर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर वो मामूली चीज़ हुआ तो बता दिया जाएगा, अगर कुछ सीरियस रहेगा तो उसके लिए फिर इलाज। ठीक है सर, जैसे स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उसमें मोटापे से बचने के लिए क्या सब सावधानियां जरूरी है? पहले हमारे यहाँ कुपोषण बहुत ज़्यादा था। कुपोषण में जो है कमज़ोर और मोटापा दोनों कुपोषण ही हुआ। मोटापा भी एक कुपोषण का टाइप है। पहले ज़्यादा ये हम लोग में कॉमन नहीं था, लेकिन अब इंडिया में भी जो है मोटापा बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो है कि बच्चा का डाइट ऐसा रखना चाहिए कि बच्चा ज़्यादा कैलोरी वाला चीज़ नहीं ले, प्रोटीन का डाइट ज़्यादा ले, कैलोरी नहीं ले, जंक फूड नहीं ले। और जो है मोटापा जो है बच्चे का ही सिर्फ गलती नहीं है, खुद का भी गलती रहता है। जनरली देखा जाता है कि जिस फैमिली में मोटापा है उसके माँ बाप खुद ही मोटे होते हैं। तो मोटापा जो है ये फैमिली से भी बच्चा सीखता है। एक तो जेनेटिक होता ही है, जिनका डिफेक्ट तो उसमें हो सकता है, दूसरा हैबिट का भी चीज़ है। माँ बाप का जैसा हैबिट रहेगा बच्चा भी वही सीखेगा। तो माँ बाप को भी करना चाहिए कि खुद पर भी वो चीज़ अप्लाई करे, कैलोरी वाला डाइट कम करे और जो है प्रोटीन वाला डाइट बढ़ाए। जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक सब नहीं पीना है, आइसक्रीम सब नहीं खाना चाहिए, जिसमें भी प्रोसेस्ड चीनी मिला हुआ है वो चीज़ को कम करना रहेगा। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना रहेगा। खुद भी अगर कोई मोटा बच्चा है तो खुद भी टहलना चाहिए माँ बाप को, साथ में बच्चा को भी टहलाना चाहिए। फिर कोशिश करना है कि मोबाइल देखते समय खाना नहीं खिलाना है, क्योंकि उस टाइम जो है बच्चा को जब भूख लगे तब खाना खाना चाहिए। मोबाइल में जो है बच्चा का सारा ध्यान उधर रहता है, कंसंट्रेट उधर रहता है,
उसका भूख कब कब पूरा हो चुका रहता है, लेकिन फिर भी बच्चा खाते चले जाता है, ओवर ईटिंग हो जाता पता है। नहीं चलता है। तो खाना खाते समय हमेशा मोबाइल को अवॉइड करना है, खाना खाते समय मोबाइल नहीं दिखाना है बच्चा को। डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे के गले में या नाक के अंदर में कुछ ऐसा फंस जाए जो निकल नहीं पाए, जैसे क्वाइन हो जाता है, सिक्का जो है वो फंस जाए, या कुछ बीज फंस जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पेरेंट्स घबरा जाते हैं ऐसे में। अगर कोई बच्चा मतलब एकाएक कोई चीज फंस गया, चौक कर गया है बच्चा, तो कोशिश करना है कि शुरू में तो बच्चे, अगर छोटा बच्चा है तो उसको इस तरह से रखना है, इस पर उसके जो है पीठ पर जोर जोर से मारना है। अगर मारने से वो चीज बाहर निकल गया तब तो ठीक है, अगर नहीं निकल पा रहा है तो फिर जो है उसको सीधा करके पीछे से, अगर बड़ा बच्चा है थोड़ा पीछे से आकर के यहाँ पर ऐसे धक्का देना है, इस तरह से ऐसे धक्का देकर ऊपर के साइड, थोड़ा पीछे और थोड़ा ऊपर के साइड, इस तरह से धक्का देना है। तो ऐसे में डायफ्राम पुश होता है, डायफ्राम का जो हवा के प्रेशर से वो चीज़ बाहर निकल सकता है। अगर फिर भी नहीं निकले तब तो अर्जेंट उसको जो है आसपास के डॉक्टर से, खास करके ENT वाले डॉक्टर से मिलना रहेगा। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है, बड़ा बच्चा है, तो नाक में अगर कुछ चले गया है तो कोशिश करना है कि उसका दूसरा नाक जो नॉर्मल है उसको ऐसे दाबना है, उसको बच्चा करना है ऐसे करने के लिए। अगर इस तरह से दाब करके ऐसे करके अगर निकाल दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो फिर अपना ENT डॉक्टर से मिलना है। और सिक्का का भी जो है, सिक्का का भी अगर कोई बच्चा लिया है तो सिक्का पेट में गया है या सांस के नली में गया है, वो चीज़ देखना रहता है। उसके लिए एक्सरे कराना रहता है, एक्सरे से पता चल जाता है कि बच्चा का सिक्का जो है पेट में गया है या सांस वाले नली में गया है। अगर पेट में चले गया है सिक्का तो अगर छोटा सिक्का है तो उसका एक्सरे कराना है। अगर वहाँ पर अगर सुविधा है, उस जगह पर अगर ब्रोंकोस्कोपी का या इंडोस्कोपी का सुविधा है तो वो निकाल सकते हैं। अगर सुविधा नहीं है तो जैसा कोई भी हायर सेंटर है जहाँ पर ये सुविधा है वहाँ पर उसको रेफर करना रहेगा। और अगर मान लीजिए कि एक्सरे सिक्का लिए हुए 1-2 दिन हो गया है, एक्सरे में आ गया है कि उसका सिक्का पेट को पार करके आंत में आ चुका है, अगर आंत में आ चुका है सिक्का, तब ज़्यादा चांस है कि वो खुद ब खुद भी निकल जाएगा। तो 2-3 दिन उसमें वेट कर सकते हैं। अगर बच्चा को और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लैट्रिन पेशाब अच्छे से कर रहा है। गले में अटक जाए तो क्या करें? गले में अगर अटकेगा तो वही करना है सबसे पहले तो, हाँ, या फिर जो सलाह दिया जो कि वो करना है, या फिर ENT वाले के पास जाना है। तो ENT वाले भी जो है कोशिश करते हैं कि गला में सिक्का के लिए जो पेशाब के रास्ते में जो पाइप डालते हैं, वो पाइप जो है उसमें डाल करके उसको फुला कर पाइप डाल देते हैं। वो पाइप जो है सिक्का के पीछे चले जाता है, फिर उसमें बैलून रहता है, बैलून को फुला दिया जाता है तो वो सिक्का में अटक जाता है, फिर वापस करके वो सिक्का सहित निकल जाता है। अगर उससे नहीं निकल पा रहा है तब तो ब्रोंकोस्कोपी करना होगा। ब्रोंकोस्कोपी से, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी से निकालना रहता है। तो वो अगर सुविधा जहाँ पर है तो वैसे जगह पर जाना रहेगा। अच्छा, नए माता पिता को आप क्या सलाह देना पसंद करेंगे? कोई भी अगर नया माता पिता है तो शुरुआत में तो उसको तो नियोनेटल बच्चा को ही कैसे ध्यान रखना, वो चीज़ पर ध्यान देना है। तो शुरुआत तो वही करना है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो कोशिश करना है कि 1 घंटा के अंदर दूध पिला दिया जाए बच्चे को, और उसके अलावा कोई और फालतू का चीज़ नहीं देना है, शहद नहीं देना है, पानी नहीं देना है, ये सब चीज़ नहीं देना है। बच्चे को प्रॉपर कपड़ा पहनाना है। शुरुआत में जो है नहाना जो रहेगा बच्चे का, नहाना जब तक उसका नाभि नहीं गिरे बच्चे का तब तक उसको टब में डुबा करके नहीं नहाना है बच्चा को, बस स्पॉन्ज से उसको पोंछ सकते हैं। जब नाभि गिर जाए तब उसको नहवा सकते हैं। बच्चा को नहाना भी जो रहेगा तो उस पर भी ध्यान देना है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहे, बीच बीच वाला पानी रहे। नहाते समय भी जो है बच्चा का देखना रहेगा कि बच्चा का गर्दन ना ज़्यादा पीछे जाए ना ज़्यादा आगे जाए, उसको स्टेबल रखना है। और फेस को साफ़ करना है, छाती को साफ़ करना है, सबको अच्छे से साफ़ करना है। ज़्यादा देर नहवाना नहीं है, 3 से 5 मिनट में नहा देना है। नहाने के बाद बच्चा को रगड़ना नहीं है, बस कॉटन वाला तौलिया से उसको लपेट के सॉक करना है और उसको फिर अपना कपड़ा पहना देना है, खासकर ठंडा के टाइम में। नहाने के लिए साबुन सब जो अगर रहता है तो कोशिश करना है बहुत ज़्यादा सेंट वाला साबुन नहीं देना है जो कि इरिटेंट जैसा काम करे। बच्चा का जो अपना साबुन आता है, माइल्ड सा साबुन, वो सब यूज़ करना है। फिर टीका अपना टाइम पर लगवाते रहना है। कोई भी अगर डेंजर साइन है जो कि खतरा का चीज़ है उस पर ध्यान देना है। वैसा कुछ भी रहे तो अर्जेंट अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर बच्चा दूध पी रहा है, पेशाब 6-7 बार कर रहा है, दूध पी करके 2-3 घंटा आराम से सो रहा है, तब ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। अगर बच्चा दूध कम पी रहा है, पेशाब कम कर रहा है, या बच्चा को अगर चमकी आ रहा है, या बच्चा सुस्त हो गया है, या बच्चा एकदम ठंडा हो गया है, या सांस ले रहा है तो छाती धंस रहा है, बहुत
जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, ऐसा कुछ भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से मिलना है। और हर जो है जितना टीका है अपना अपना टाइम पर लेते रहना है। बीच बीच में डॉक्टर से मिलना भी है कि बच्चा का वेट गेन सही सही हो रहा है कि नहीं, बच्चा का जो प्रॉपर जितना बढ़ना चाहिए उम्र के हिसाब से उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर 6 महीना के बाद से अपना जो है खाना देना शुरू करना है और जो है धीरे धीरे अपना खाना देना है। खाना जैसे जैसे बढ़ाते जाता है वैसे बढ़ाना है। 1 साल तक में कम से कम 4-5 बार खाना खाए। और जो है फिर बुरा आदत से बचाना है, जैसे मोबाइल का आदत नहीं लगाना है, खुद अपना भी नहीं देखना है, बच्चे को भी वैसा करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा प्रमोट करना है। जंक फूड नहीं खाए बच्चा, ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करे बच्चा, मोबाइल ज़्यादा नहीं देखे, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन डाइट भी ले, यही सब। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल है हमारा, समाज को बच्चों की सेहत को लेकर के क्या सब सावधानियां बदलनी चाहिए या क्या सब बदलाव लानी चाहिए? इस समाज की अगर बात करते हैं तो बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के क्या सब बदलाव करना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत सारा अंधविश्वास है हम लोग के समाज में, वो सब अंधविश्वास को छोड़ना चाहिए। और थोड़ा जो है माँ बाप को भी खुद भी थोड़ा शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि इस चीज़ में कि कुछ लक्षण को समझे कि कौन सा लक्षण बच्चा का नॉर्मल है, कौन सा लक्षण खराब है। इसके बारे में भी माँ बाप को उतना पता नहीं रहता है। कितना बार नॉर्मल चीज़ के लिए भी माँ बाप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कितना बार सीरियस चीज़ के लिए भी परेशान होना चाहिए तो परेशान नहीं होते हैं। तो माँ बाप को भी थोड़ा एजुकेट करना चाहिए कि समझे कि वो कौन सा लक्षण नॉर्मल है, कौन सा लक्षण खराब है, किसके लिए ज़्यादा परेशान होना है, किसके लिए परेशान नहीं होना है, वो जानना है। फिर टीकाकरण ये अच्छा से होना चाहिए। और जो है बहुत सारा चीज़ आजकल जो नया नया चीज़ आया है जो कि पहले के ज़माने में नहीं था, जो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारा जंक फूड है, मोबाइल है, ये सब चीज़ से बच्चा को बचाना है। इसका शिक्षा जो है माँ बाप को भी देना चाहिए और स्कूल सबको भी कोशिश करना चाहिए कि टोटके पर भी जो है वो जो टोटका अंधविश्वास बहुत ये है। अब बहुत सारी बीमारी जो है जो कि अंधविश्वास के चलते और ख़राब होता है। जैसे कि एक तो शुरुआत तो जन्म से के ही टाइम से हो जाता है। शुरू में तो आजकल तो खैर वैसा नहीं देखे हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो गर्भ ये नाभि पर ही जो है गोबर रख दिया जाता था। तो वो सब चीज़ आजकल तो बहुत कम देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ से बचना है। 6ठी तक दूध नहीं पिलाएंगे, ये कपड़ा नहीं पहनाएंगे बच्चा को, ये गलत चीज़ है, उससे भी बचना है। फिर जो है कुछ बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना है लेकिन लोग उसके बदले जो है झाड़ फूँक कराने लग जाते हैं। ये सब चीज़ से बचना है। जैसे जॉन्डिस है तो डॉक्टर के पास मिलना है, क्योंकि जॉन्डिस का बहुत सारा कारण होता है। कोई एक तरह का जॉन्डिस नहीं होता है लेकिन लोग उसमें झाड़ फूँक कराने लग जाते हैं। या किसी को बिच्छू सांप काटा तो उसमें भी लोग झाड़ फूँक कराने लग जाते हैं। उसमें भी जल्दी से जल्दी जो डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए बच्चे को। कितना बार बच्चा अगर कोई अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो उसमें भी झाड़ फूँक कराने लग जाते हैं कि भूत प्रेत का ये है, किसी को चमकी आ रहा है तो ये भी कोई डायन कर दिया है। ये सब चीज़ से बचना चाहिए और अंधविश्वास पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और समाज को भी खुद भी ये चीज़ करना है कि ऐसा कंटेंट सब ज़्यादा बच्चा कंज्यूम नहीं करे जो कि आगे चल करके उसके दिमाग को डैमेज करे। तो समाज को भी ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला चीज़ या जो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ है उस पर भी ध्यान दे रहे कि बच्चा के पास वो सब चीज़ नहीं जाए। और जो थोड़ा बच्चा बड़ा है 12-13 साल का है, उसको अपना शरीर में बदलाव जो होता है उसके लेकर के भी बहुत कन्फ्यूजन होता है उसको। तो वो सब का भी एजुकेशन उसको पहले से ही अगर पता रहे कि लड़का में ये चेंज होता है, ये दिक्कत होता है, तो वो पहले से अगर समझा रहेगा तो उसको गलत समझ करके वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। वो पहले से ही समझ जाएगा कि हाँ ये नॉर्मल चीज़ है, ये मेरे साथ ऐसा होता है। बहुत बार जैसे कि इधर हाल में ही हम लोग भी देखे होंगे कि एक कोई लड़की थी, अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए जो है दवाई खा ली, उस चक्कर में उसका डेथ हो गया। तो ये सब चीज़ जागरूकता फैलाने का चीज़ है। सेक्स एजुकेशन जो है उस एज के बच्चा को मिलना चाहिए। उसके माँ बाप को भी समझाना चाहिए कि किस चीज़ के लिए बच्चा को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, किस चीज़ के लिए बच्चा को थोड़ा फोर्स करके रखना है, ये माँ बाप को भी समझना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप आए और आपके थ्रू हमारे दर्शक को जो है काफ़ी सवाल जो हमने आपसे किए हैं, जो दर्शकों का सवाल रहता है और उनको काफ़ी सॉल्यूशन भी मिला होगा।
और हमको लगता है जो इससे लोगों को जो है काफ़ी फायदा भी मिलेगा। जी। और आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीतीश कुमार, आज आपने बच्चों की सेहत से जुड़े इतने जरूरी और काम के विषयों पर बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें न सिर्फ जानकारी से भरपूर थी, बल्कि हर माता पिता के लिए बेहद जरूरी भी। उम्मीद है कि आज की यह बातचीत सहरसा नौ ही नहीं बल्कि हर परिवार के लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको यह बातचीत उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।